नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम उन इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो आपसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होता रहे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होने के साथ साथ रिवीजन भी आपका हो जाए। लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले साल 2022 में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसी के प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। यह हमारा इस सीरीज का 5वां पार्ट होगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो से अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आज की वीडियो से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चन लोक सेवा आयोग अपने रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दिन भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, वीर बाल दिवस नया दिन इसे घोषित किया गया है। इसे प्रधानमंत्री के द्वारा 9 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था। किस तिथि को घोषित किया गया था कि यह दिन मनाया जाएगा? तो 9 जनवरी को घोषणा करी कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो घोषणा होती है जनवरी 2022 में, मनाया जाता है 26 दिसंबर को हर साल। ठीक है, 2022 से यह शुरू किया गया है। जो ये वीर बाल दिवस है, जो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके जो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी शहादत दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर आपने याद करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 51वें, कई बार आपसे जो पुरस्कार पूछे जाते हैं वो क्रम के साथ पूछे जाते हैं कि 50वां किसको मिला, 51वां किसको मिला, इस तरीके से। यहां पर आपसे 51वां पूछा है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, इस अवार्ड को 1969 में शुरू किया गया था और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। यह इसकी पहली विजेता थी। ठीक है, भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। रजनीकांत को जो ये 51वां पुरस्कार मिला, ये 2019 के लिए मिला। तो इसे भी आपने याद करना है कि 2019 के लिए 2021 में मिला था। किसे मिला था? रजनीकांत को। 3 अवार्ड आपको याद करना है, एक 50वां, 51वां और 52वां। ठीक है, 50वां अवार्ड 2018 के लिए दिया गया, 51वां 2019 के लिए और 52वां 2020 के लिए। 52 वाला लेटेस्ट है, 2022 में ये दिया गया है। 50 वाला जो दिया गया है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। जो 51वां वाला था हमने देखा रजनीकांत को दिया गया है और 52वां वाला आशा पारेख को दिया गया है। तो इन तीनों को आपने याद करना है। ठीक है, 2-3 बातें दादा साहब फाल्के के बारे में कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत की जो पहली फीचर फिल्म थी, इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसका निर्माण किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने ही किया था। 1913 में इन्होंने किया था। ठीक है, यह भारत की पहली फीचर फिल्म थी और एक साइलेंट मूवी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन को लेकर आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा के यहां पर आपको 4 स्थल दिए गए हैं। चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट हैं। चारों से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। चारों के बारे में कुछ कुछ बातें हम यहां पे देखेंगे। इनमें से अगर हम इनके लोकेशन की बात करते हैं, लोथल आपके गुजरात में पड़ता है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं धौलावीरा की, तो यह भी आपके गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो आपका भारत में नहीं पड़ता। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। प्रांत पूछेगा तो सिंध प्रांत, जिला पूछेगा तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, 2-3 बातें जो आपको याद करनी है मोहनजोदड़ो को लेकर के। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। देखिए, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों इसके नाम हैं, लेकिन जो हड़प्पा है वो आपके रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। एक तो नदी आपको याद करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर अगर पूछेगा तो वो राखीगढ़ी है, ठीक है। ओवरऑल में मोहनजोदड़ो, भारत में स्थित राखीगढ़ी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे भी आपने याद करना है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से हमें जो बड़ा स्नानागार है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसके अलावा नृत्य करते हुए जो कांसे की हमें मूर्ति मिली है वो भी यहीं से मिली है। इसके अलावा एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो ये कुछ बातें मोहनजोदड़ो को लेकर के, ठीक है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया गया था एक अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज का नाम था स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो इसी पिगट ने कहा था, ठीक है। अगर हम बात करें लोथल की तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लोथल से हमें तराजू के साक्ष्य मिले हैं, तो तराजू हमें कहां से मिला है? क्वेश्चन बनता है। तो ये बंदरगाह है, यानी यहां से चीजें एक्सपोर्ट की जाती होंगी, इस तरीके से याद करिए। और चीजों को बाहर भेजने से या चीजों को अंदर लाने से पहले तोला जाता है। तो तराजू हमें लोथल से मिला है। लोथल आपके गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी की बात करें, यह हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। धौलावीरा की बात करें तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा आपके गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की सूची में, जो विश्व धरोहर सूची है, उसमें शामिल किया गया था। इसको याद करेंगे। धौलावीरा पहला स्थल है सिंधु घाटी का जो भारत में है और जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ओवरऑल में पहला स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, पहला स्थल जो यूनेस्को की सूची में जुड़ा मोहनजोदड़ो है। इसे 1990 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपने याद करना है। धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया। धौलावीरा को लेकर के 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनता है उन्नत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। दूसरा क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर ऐसा कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है? मैक्सिमम जो सिंधु घाटी के जो नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं, लेकिन जो धौलावीरा है एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली में नहरों का जाल बिछाने का जो श्रेय जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। तुगलक वंश से था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसी को श्रेय जाता है। दिल्ली में जो अधिकांश नहरें हैं, नहरों का जाल बिछाने का श्रेय इसी को जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई विभाग का जनक भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? तो ये भी आपका 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, साथ साथ में इनको नोट करते हुए चलें, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। आपको अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से आपको कंटेंट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके नोटबुक में आ जाएंगे। बात करते हैं इनमें से कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी संगठन से नहीं थी। चारों के बारे में बात करते हैं और फिर आप इजीली आंसर कर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रबुद्ध भारत पत्रिका के बारे में। इस पत्रिका की शुरुआत 1896 में स्वामी विवेकानंद करते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत वो किस लिए करते हैं? इसकी शुरुआत वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी पत्रिका है युगांतर। युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में होती है। बारिंदर कुमार घोष इसकी शुरुआत करते हैं।
बारिंदर कुमार घोष जो थे वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। काफी महत्वपूर्ण ये संगठन थी अनुशीलन समिति। स्वतंत्रता संग्राम में काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान था, खासतौर पे बंगाल में, बंगाल विभाजन के समय में। तो अनुशीलन समिति का मुखपत्र माना जाता था युगांतर को। ठीक है, कौन इसकी शुरुआत करते हैं? बारिंदर कुमार घोष। तो ये एक स्वतंत्रता या क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई पत्रिका है। बाद में अंग्रेज इसे 2 साल के बाद ही 1908 में ही इस पर बैन लगा देते हैं। अगली पत्रिका है संध्या पत्रिका। संध्या पत्रिका भी आपके 1906 में शुरू होती है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलते हैं उन्हीं को लेकर के ये पत्रिका भी शुरू की जाती है, उन्हीं के समर्थन में। ठीक है, कौन इसकी शुरुआत करते हैं? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये भी क्रांतिकारी से जुड़ी हुई है। और गदर अखबार आप सभी जानते हैं। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और वही गदर पार्टी से फिर एक अखबार निकलता है जिसे हम गदर अखबार कहते हैं। ठीक है, यह गदर अखबार पहली बार 1 नवंबर 1913 को निकला। यह शुरुआत में उर्दू में छपता था। उसके बाद दिसंबर 1913 से गदर अखबार गुरुमुखी लिपि में छपना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्रांतिकारी जो संगठन हैं उनसे जुड़े हुए थे, जबकि प्रबुद्ध भारत जो था ये क्रांतिकारी संगठन या गतिविधियों से नहीं जुड़ा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध भारत। चारों पत्रिकाएं पेपर में पूछी गई थी, ऑप्शन में आई थी, इसलिए हमने चारों की एक्सप्लेनेशन देखी। आपसे हो सकता है अगली बार किसी एक विशेष पत्रिका के बारे में पूछ ले तो आपको इनका वर्ष, इनके संपादक, सारी बातें पता है। गदर पार्टी 1913 में बनती है। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो गदर अखबार आता था इसके पहले पन्ने पर एक लाइन छपती थी हमेशा, जो लिखी होती थी सबसे ऊपर, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये पंक्तियां किस अखबार में होती थी? गदर अखबार में। ठीक है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करी थी? तो देखिए, अभिनव भारत इसकी स्थापना नासिक में होती है। एक तो आपको लोकेशन भी याद करनी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही नया क्वेश्चन बना देता है कि अब की बार उसने आपसे संस्थापक पूछ लिया, अगली बार आपसे लोकेशन पूछ लेगा, उससे अगली बार आपसे पत्र ही पूछ लेगा या जो ये संगठन है इसका नाम पूछ लेगा। तो ये बना आपके अभिनव भारत 1904 में और नासिक में बना। और इसकी स्थापना किसने करी थी? विनायक दामोदर जो सावरकर थे, वीडी सावरकर, इन्होंने करी थी। तो इनका नाम भी आपने याद करना है। इन संस्था को लेकर के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, अभिनव भारत संस्था से एक व्यक्ति शामिल थे, एक व्यक्ति जुड़े हुए थे जिनका नाम था पीएन वापट। ठीक है, पीएन वापट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यह व्यक्ति पेरिस में गए थे बम बनाने की कला को सीखने के लिए। तो क्वेश्चन बनता है, अभिनव भारत संस्था से जुड़े कौन से व्यक्ति को पेरिस भेजा गया था बम बनाना सीखने के लिए? तो पीएन वापट को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कॉन्टी किस देश से संबंधित था? तो देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक नई सीरीज को शुरू किया था जिसमें हम टॉप जीके को कवर करते हैं। जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड और अलग अलग एग्जामों में, न केवल उत्तराखंड में बल्कि अलग अलग एग्जामों के उनके क्वेश्चन को देखते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस में हमने इस क्वेश्चन को भी देखा था, निकोलो कॉन्टी कहां आया था, कहां से आया था, किस देश का ये निवासी था। और उत्तराखंड में भी देखिए 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निकोलो कॉन्टी ये विजयनगर साम्राज्य में आया था 1420 में। उस समय विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम का शासन था। ठीक है, निकोलो कॉन्टी इटली से आया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर आने वाले जो विदेशी थे उनके बारे में भी हमने बात करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट विदेशी जो आपको पता होने चाहिए। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में आया 1420 में। एक और विदेशी आया था ईरान से यानी फारस से, उसका नाम था अब्दुल रज़ाक, वो देवराय द्वितीय के काल में आया। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पुर्तगाली आए। एक था आपका नूनीस, ये आया था पुर्तगाल से अच्युत राय के काल में। और 2 और पुर्तगाली, एक था डोमिंगो पयास और एक बारबोसा जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। ठीक है, तो इन विदेशियों को विजयनगर के आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहां पर आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, 4 बड़ी घटनाएं दी गई हैं।
कौन सा वाला सही है आपने बताना है। चलिए इनको देखते हैं। क्या पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हुआ था? तो ये गलत हो जाएगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किस युद्ध में हुआ था और किसने किया था? तो भारत के अंदर सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल पानीपत की पहली लड़ाई में होता है और बाबर करता है। ठीक है, एक तो आपको यह याद करना है। तो यह वाला तो आपका गलत हो गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, अकबर और हेमू के मध्य में होती है। ठीक है, दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध क्या 1556 में हुआ था? तो यह भी गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में होती है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। हालांकि महाराणा प्रताप और मुगल सेना इसका प्रॉपर आंसर होगा, इनके मध्य में होती है हल्दी घाटी का युद्ध। उस समय सम्राट कौन था? मुगल सम्राट अकबर था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है हल्दी घाटी की लड़ाई को लेकर के दो बातें। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे और अकबर का सेनापति कौन था? तो यहां से क्वेश्चन बनता है, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था इस युद्ध में हकीम खान, वो इनके सेनापति थे। ठीक है, हकीम खान सूर उनका पूरा नाम था, अफगान थे। ठीक है, अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर के दो सेनापति मानसिंह और आसफ खान इस युद्ध में उसके सेनापति थे। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या पानीपत का तीसरा युद्ध 1765 में हुआ? तो यह भी गलत हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। किस किस के बीच में होती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगान के बीच में होती है। ठीक है, मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव भाव कर रहे थे और अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। तो अब्दाली और मराठाओं के बीच में तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। इसे भी याद करेंगे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लेकर क्वेश्चन बनता है, मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप बताएंगे सदाशिव भाव। ठीक है, उस समय पेशवा कौन थे मराठाओं के? तो उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, चौथा ऑप्शन, तो शुरुआत के तीन तो आपके गलत हो गए। चौथा है नादिर शाह का आक्रमण 1739। तो यह आपका बिल्कुल सही है। जो ईरान का शासक था नादिर शाह, ये कहां का शासक था? ईरान का। ईरान को ही फारस बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ईरान या फारस का शासक था नादिर शाह। 1739 में ये दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस समय दिल्ली में मुगल कौन था? मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट था। क्वेश्चन बनता है, नादिर शाह ने किसके काल में आक्रमण किया? मोहम्मद शाह के काल में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, इसने यहां से क्या क्या लूटा? कहा जाता है नादिर शाह के बारे में, इसने यहां से 70 करोड़ रुपए की धनराशि लूटी। इसके अलावा जो मुगल सम्राट का तख्ते ताउस था उसको ये ले गया अपने साथ, और साथ में कोहिनूर हीरा भी ये यहां से ले गया। ठीक है, क्वेश्चन बनता है तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया? तो तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया। उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, क्योंकि उसके ही काल में नादिर शाह आता है और उस गद्दी को ले जाता है। ठीक है, इसे भी आपने याद करना है। तो यहां पर आपका जो शुरुआत के तीन हैं गलत हैं, नादिर शाह का आक्रमण यहां पे सही है। ठीक है, तो हमने चार इंपॉर्टेंट जो लड़ाइयां हैं आपकी, पानीपत की तीनों लड़ाइयां, हल्दी घाटी का युद्ध, चारों को डिटेल में देखा और साथ में नादिर शाह का आक्रमण। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? देखिए 1939 में घटनाक्रम होता है जिसको लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगले साल 1939 में त्रिपुरी के अंदर इस अधिवेशन का आयोजन होता है, 1939 वाले का। दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब की बार महात्मा गांधी भी अपने एक प्रत्याशी को मैदान में उतार देते हैं। महात्मा गांधी के जो प्रत्याशी थे उनका नाम था पट्टाभी सिद्धरमैया। अब यहां पे चुनाव हुआ, ज्यादातर जो वोट मिले वो सुभाष चंद्र बोस को मिले, यानी कि सुभाष चंद्र बोस यहां पर चुनाव जीत गए और उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष इस अधिवेशन के लिए बनना था।
लेकिन महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की जो हार हुई है वो उनकी हार नहीं, महात्मा गांधी की हार है। और इस बात से आहत होकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो यहीं पर एक संकट पैदा होता है कि अब कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा। इसे ही कहा जाता है त्रिपुरी संकट। जो का पूछा जाता है त्रिपुरी संकट कब हुआ था, 1939 में, और फिर इसको सॉल्यूशन निकाला गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करी गई। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। त्रिपुरी संकट किसकी वजह से टला, आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे चुके थे। उनके बाद अध्यक्षता किसने करी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। इसी वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस एक अलग पार्टी का गठन कर लेते हैं कांग्रेस के भीतर ही, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन बनता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब करी, 1939 में करी, 1 मई 1939 को। तो इसे भी आपने याद करना है। ये पूरा जो घटनाक्रम इसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ये आया था आपके 1856 में। 1856 में से पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन बनता है किसके काल में हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं 56 तक डलहौजी था, 56 में ही कैनिंग आ गया था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। जो ये कानून था, यह कानून डलहौजी के काल में तैयार किया गया। तो अगर आपसे पूछेगा ये कानून तैयार कब हुआ, तैयार का बहुत कम पूछता है। ठीक है। तब आप बताएंगे डलहौजी के काल में। ये कानून पारित किसके काल में हुआ, तब आप बताएंगे कैनिंग के काल में। ज्यादातर आपसे कैनिंग और यानी कि पारित ही पूछा जाता है, तो कैनिंग आपने इसको याद करना है। ठीक है। तैयार का इतना नहीं पूछा जाता कि ये कानून किसके काल में तैयार हुआ। तो आपको बस इतना याद करना है, कानून अगर पूछेगा कब आया, किसके काल में पारित हुआ, कैनिंग के काल में 56 में पारित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। तो देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने टॉप जीके वाली सीरीज में भी किया था, वहां पर जैन धर्म का स्थल पूछा गया था। और देखिए, उत्तराखंड में भी उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, जबकि इस पेपर को मैंने कल ही देखा, 2022 का ये पेपर है। तो आप देखिए, हमारी उस वाली सीरीज के भी क्वेश्चन यहां पर मैच कर रहे हैं, जो आयोग पहले पूछ चुका है। अगर बात करें इन चारों की, देखिए श्रवण बेलगोला ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। और आपने हिस्ट्री में मौर्य वंश में क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक लाइन आपने पढ़ी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और श्रवण बेलगोला में अपने प्राणों का त्याग किया था। तो श्रवण बेलगोला बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। श्रवण बेलगोला आपके कर्नाटक में है। यहीं पर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। क्वेश्चन बनता है, गोमतेश्वर जिन्हें बाहुबली भी बोला जाता है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति कहां है, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। क्वेश्चन बनता है, इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। तो गोमतेश्वर की मूर्ति या जिसे बाहुबली भी बोलते हैं, इनकी मूर्ति का निर्माण चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इसको भी याद करेंगे। गोमतेश्वर या बाहुबली थे कौन, तो जो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके पुत्र माने जाते हैं बाहुबली, या जिन्हें गोमतेश्वर भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद करनी है। श्रवण बेलगोला जैन धर्म का एक फेमस तीर्थ स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अब देखिए, फिर से टॉप जीके वाली, उसके हमने केवल 4 से 5 ही वीडियोस अभी तक करी हैं, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था कि भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किसके विरोध में फेंका था। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया कि बम आखिर फेंका किसने था। ठीक है। तो हमने सारी बातें वहां पर देखी थी। तो क्वेश्चन आपके वहां से भी और यहां से भी रिपीट हो जाते हैं। अगर हम इस घटनाक्रम की बात करते हैं, तो देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। ठीक है। तो किस किसने फेंका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि किसके बिल के विरोध में फेंका। तो 2 बिल उस समय केंद्रीय विधानसभा में जिन पर बहस चल रही थी, एक था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था आपका
ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, जो विधानसभा के अंदर जो खाली बेंचेस थी वहां पर वो बम को फेंकते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार को डराना। ठीक है, किसी की हत्या करना यहां पर उद्देश्य नहीं था। तो इस घटनाक्रम को भी आपने याद करना है, डेट सहित याद करना है। 8 अप्रैल 1929 को इन दोनों ने फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, और किस बिल के विरोध में फेंका वो भी हमने यहां पे देखा। निम्न में से किन दो नदियों को बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कई बार आपसे पेपरों में अलग अलग भी पूछ लेता है, बिहार का शोक किसे कहते हैं। यहां पर दोनों का पूछ लिया, बिहार का भी बताइए और पश्चिम बंगाल का भी बताइए। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, एक राज्य और है जिसके शोक के बारे में पूछा जाता है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा का शोक महानदी को बोला जाता है। ठीक है, असम की बात करें तो असम का जो शोक बोला जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। तो इसे भी आपने याद करना है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्न में से किसने विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था? ठीक है, तो दुनिया को, पूरे विश्व को सबसे पहले कृषि क्षेत्रों में, कृषि प्रदेशों में बांटने का काम किसने किया था, वर्गीकृत किसने किया था? व्हेटलेसी के द्वारा किया गया था। डी व्हेटलेसी इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1936 में इसने पूरे विश्व को कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। एक दूसरे पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एसएससी के पेपर में, कि इसने कृषि प्रदेशों में तो बांटा, जो यहां पर पूछा गया किसने बांटा आप बता देंगे, व्हेटलेसी ने बांटा। क्वेश्चन पूछा गया था कितने कृषि प्रदेशों में बांटा, तो आप याद करेंगे 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था इसने, और यह पहला व्यक्ति था जिसने इस तरीके से कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया। तो आपको इसे याद करना है। ठीक है, कितने कृषि प्रदेशों में बांटता है? 13 कृषि प्रदेशों में 1936 में यह वर्गीकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है। 11th क्लास की भूगोल में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 7वें चैप्टर में शायद ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन जो संभावित क्षेत्र है, और एग्जैक्ट यही ऑप्शन, यही आंसर वहां पर लिया गया है। एक छोटा सा पैराग्राफ है और वहां पर दिखाया गया है, लिखा गया है भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र, और एग्जैक्ट यही लाइन वहां पर लिखी गई है कि हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र भारत में अति संवेदनशील भूस्खलन के लिए क्षेत्र हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपसे पिछले साल पूछा गया। तो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए भी, पेपरों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे आपने याद करना है। ठीक है, भूस्खलन संभावित क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट का इलाका और हिमालयी क्षेत्र का इलाका। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, पिछले साल दोबारा से आया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट आपके 1973 में आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की जाती है। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि आज की वीडियो से आपको एक आइडिया हो जाएगा कितने सारे क्वेश्चन यहां पर रिपीटेड आपके पेपर में आते हैं। ये 2022 का है। हमने प्रीवियस ईयर के किसी वीडियो में देखा था कि बोकारो स्टील प्लांट कहां है, और यहां पर क्वेश्चन बना दिया कौन सा संयंत्र बंगाल में नहीं है। तो बोकारो स्टील प्लांट आप सभी जानते हैं, ये आपके झारखंड में है, यानी कि ये आपके बंगाल में नहीं है। तो बाकी सारे के सारे आपके कहां हैं? बंगाल में स्थित हैं। तो क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, बस आपको वो पता होने चाहिए, आप इजीली आंसर सबके कर जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था चक्रवातों को लेकर के। देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं इनको हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, और प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं, प्रशांत महासागर में, उनको टाइफून बोला जाता है। तो दोनों याद करेंगे, जो उत्तरी अटलांटिक में आते हैं उनको हरिकेन, जो प्रशांत महासागर में आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। टोर्नेडो की बात करें, देखिए जो ये दोनों के दोनों चक्रवात हैं, टाइफून और हरिकेन, ये जल में आते हैं, पानी से उठते हैं, ये दोनों के दोनों तूफान। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है? एक प्रकार के तूफान है, अलग अलग इनके नाम है। तो जो उत्तरी अटलांटिक में आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं, जो प्रशांत महासागर में तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, उनको टाइफून कहते हैं।
ये दोनों के दोनों जलीय तूफान है, यानी पानी की सतह से ऊपर उठते हैं। ऐसे तूफान जो जमीन से उठते हैं, जो बवंडर, उनको टॉर्नेडो कहते हैं। ज्यादातर ये अमेरिका के क्षेत्र में आपके आते हैं। तो जमीन से उठने वाले बवंडर को टॉर्नेडो कहते हैं। पानी से उठने वाले तूफानों को टाइफून और हरिकेन कहते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में और उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। तो इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। और जो हिंद महासागर में आते हैं उनको साइक्लोन ही कहते हैं, सिंपल, उनको चक्रवात ही कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से चेन्नई नहीं है, बाकी सारे भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को संभाला गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताओं को कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है। इसे भी आपने याद करना। जो सारी आपकी स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें आपको कहीं भी बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, निवास का अधिकार, जीविका चलाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सब इसमें शामिल है। मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ दिन पहले ही हमने एक टॉपिक वाइज पूरी वीडियो को कवर किया था, जिसमें हमने उस सिंगल वीडियो में पूरे मौलिक अधिकार के टॉपिक को कवर कर दिया था, इंक्लूडिंग जो आर्टिकल 32 के तहत विभिन्न प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, उनको भी हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को कवर नहीं किया है, अगर आप मौलिक अधिकार में आपके पकड़ थोड़ी कमजोर है, तो आप अपना मौलिक अधिकारों को वहां से रिवाइज कर सकते हैं, अपने टॉपिक को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो सीरीज है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के उन इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपसे पहले के प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। आज हमने 5वें पार्ट को यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।